אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. इनफैक्ट कभी भी किसी को शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होते क्योंकि इजरायलीज यहाँ पे ऑक्यूपायर्स हैं. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21वीं सदी में सोल्जर्स आ जाएं आपके घर, आपके पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दें, आपके घर में आपको खुद ही को टॉयलेट जाना पड़े तो बिना सोल्जर की परमिशन के बिना नहीं जा सकते. And I think in a very rapid pace I realized that my job is actually to maintain an apartheid system. कि जब सारे आईडीएफ सोल्जर्स एक अपार्टाइड सिस्टम को मेंटेन करते हैं एंड सभी इजरायली सिटीजन्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो क्या वहां के सभी सिटीजन्स को नहीं पता कि वहां के असली हालात क्या हैं? इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखिए, ये क्लियरली ये बात बताता है कि इजरायलीज को ऑलरेडी पता था कि ये अटैक होने वाला है. एक ईमेल भेजा गया था आईडीएफ बेस को ये बताते हुए कि सर्टेन साइंस आ रहे हैं गाजा से कि एक इमिनेंट अटैक होने वाला है. पर एक्चुअली इजराइल ने क्या किया इसके लिए? इंस्टेड कि वहां पे और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्होंने वहां फोर्सेस कम कर दी. कि जब इतने सस्पिशन थे कि कोई अटैक हो सकता है तो आपने म्यूजिक फेस्टिवल की परमिशन क्यों दी? आप गेस कर सकते हैं कितने बजे आईडीएफ वहां पहुंचती है? सुबह 3 बजे से चालू है ये सब. जब फर्स्ट टाइम वो स्पॉट करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी के कोई फेंस क्रॉस कर रहा है, दोपहर के 3 बजे वहां कोई पहुंचता है. शायद आपने हैनिबल डायरेक्टिव के बारे में सुना हो. हैनिबल डायरेक्टिव एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है इजरायली मिलिट्री की जो कोशिश करता है कि कोई भी सोल्जर कैप्चर नहीं होना चाहिए. उन्होंने ये हैनिबल डायरेक्टिव सिविलियंस पे भी अप्लाई कर दिया. ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल ये बताता है कि विकीलीक्स के एक केबल से ये रिवील होता है इजराइल वुड बी हैप्पी इफ हमास टुक ओवर गाजा बिकॉज द आईडीएफ कुड देन डील विद गाजा एज अ हॉस्टाइल स्टेट. दूसरे आर्टिकल को ही देख लीजिए, ये बताते हैं कि भाई लकीली फॉर अस अक्टूबर 7 अटैक्स हैपेंड. लकी कह रहे हैं इस चीज को कि ऐसा कुछ हो गया. आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुश हो कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ क्योंकि अब उनको रीजन मिल गया पाकिस्तान को या किसी और देश को जाके तबाह करने का. ये आर्टिकल को देखिए, ये सबूत है इस चीज का कि हमास को बढ़ावा ही इजराइल ने दिया था. और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है. 4 जून तक इजराइल ने 70,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया. यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितनी भी बॉम्बिंग्स की गई थी ड्रेसडन, हैम्बर्ग, लंदन में, इन सबको कंबाइन करके भी इतना नहीं बनता. और ये जो 70,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स है ये इक्विवेलेंट टू 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं. इमेजिन करिए एक पिता जो अपने न्यू बॉर्न ट्विंस का जो केवल 4 दिन के हैं वो अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे, उसकी बीवी को इजरायली आर्मी ने बॉम्ब कर दिया है और अब वो मर गए हैं. जब भी इजराइल पैलेस्टाइन की बात होती है तो लोग अक्टूबर 7 से शुरुआत करते हैं, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है. हमें यह देखना पड़ेगा कि अक्टूबर 7 से पहले कैसी स्थिति थी. हमेशा आपको यह बताया जाता है कि इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर एक्चुअली ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आज हम उसको समझेंगे. अपने स्क्रीन पर ये मैप्स को देखिए. 1918 और 1947 में जूइश माइग्रेशन इनटू पैलेस्टाइन के बाद इजराइल बना था 1948 में पैलेस्टाइन लैंड एनेक्स करके. पैलेस्टाइन एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और यूएन पार्टीशन प्लान के बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 1947 में. उस टाइम पे मैप ऐसा दिखता था. 1948 में जब वॉर हुआ तब इजराइल बना था 7 लाख पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करके. ऐसा माना जाता है कि 530 विलेजेस और सिटीज को तबाह कर दिया गया था. इजराइल ने जो उनको लैंड दी गई थी 1947 यूएन पार्टीशन प्लान में, उससे भी कई ज्यादा लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी. इसको अचीव करने के लिए लार्ज स्केल पे पैलेस्टीनियंस को मैसेकर किया गया था. इसका आइडिया लेने के लिए आइए ये कुछ इंटरव्यूज देखते हैं ज़ायनिस्ट सोल्जर्स के जिन्होंने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था. 3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה עד עכשיו אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ותראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. השתוללו בטנטורה, זה היה משהו נורא. טנטורה היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע, וגם אנשים היו לבושות ויפה, וזה באמת היה כפר
אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות. אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כולם, על הרצפה, ובא מישהו ולוקח... היה איזה 15-20, שמרנו עליהם, פתאום בא אחד עם כובע אוסטרלי, יש לו אקדח, הוא צועק בערבית, גומו, קומו, הם קמו. הוא ניגש קרוב, ככה מסתכל. הוא הולך צעד אחרי, הוא רוצה את האקדח, טח, הרג את כולם. אותי זעזע, דם קר, כן. और इजराइल देश ऐसे बना था 1948 में। पैलेस्टाइन में दो पार्ट हैं, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गवर्न करता है हमास, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी है, और वेस्ट बैंक में रूलिंग पार्टी है पीएलओ। इतने सालों में इजराइल ने काफी इलीगल सेटलमेंट्स बनाई हैं, जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ इलीगल है। काफी पैलेस्टीनियन लैंड हत्या के इलीगली, ये आप जान सकते हैं इस मैप को देख के। चलिए आइए वेस्ट बैंक की बात पहले करते हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑक्यूपेशन इलीगल है, यूनाइटेड नेशंस भी इसको इलीगल करार कर चुका है। यहाँ पे पैलेस्टीनियंस को लिटरली गुलामों की तरह रखा जाता है मिलिट्री ऑक्यूपेशन के अंदर। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं आपके सामने, ये हेब्रोन की हैं पैलेस्टाइन से, और ये फुटेजेस कम से कम 12 साल पुरानी हैं। यहाँ कभी भी कोई भी अरेस्ट हो सकता है, उनको प्रिजन में ले जाया जाता है इजराइल में विदाउट ट्रायल। हम आपसे माफी मांगते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर जैसे वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये सारी फुटेजेस देखें। आप हैरान हो जाएंगे ये देख के कि सोशल मीडिया की एज में 21st सेंचुरी में ये हालात हैं। और याद रखिए, ये कोई अक्टूबर 7 के बाद की स्थिति नहीं है, ये 12 साल पुरानी स्थिति है। यानी ये लोग इस स्थिति में इतने सालों से रह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपको एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में जाने के लिए मिलिट्री को अपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, और कई बार यहाँ घंटों लग जाते हैं। मतलब आप सुबह निकले कि मैं काम पे पहुंचूंगा आज, तो आधे घंटे के जगह पता चला आप शाम को ही पहुंचे। रास्ते कभी भी बंद कर दिए जाते हैं, या कर्फ्यू कभी भी लगा दिया जाता है कि भाई इजरायली सिटीजन्स वहां से निकलेंगे और पैलेस्टीनियंस को उन पर्टिकुलर स्ट्रीट्स में अलाउड ही नहीं है जाना। कहीं भी कोई भी अरेस्ट हो जाता है, डिटेंशन हो जाती है, और ट्रायल होता है सीधा इजरायली कोर्ट में। कहीं भी फायरिंग चालू हो जाती है, ताकि आपको बताया जा सके कि बॉस यहाँ पे कौन है। कभी भी स्ट्रीट्स बंद की जाती हैं। तो इमेजिन कीजिए, अगर आपको घर जाना है तो आप घर नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरों की छतों से टाप टाप के शायद आप घर पहुंचे। बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता यहाँ पे। अगर आप पीसफुली भगवान को याद करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। अपने घर पर लाउड म्यूजिक भी नहीं बजा सकते। इनफैक्ट कभी भी किसी को शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होते, क्योंकि इजरायलीज यहाँ पे ऑक्यूपायर्स हैं। ऑक्यूपायर्स आप ऐसे सोच सकते हैं जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, उस टाइप की स्थिति है यहाँ पर, शायद उससे भी बदतर हो। ये ऑक्यूपेशन को यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी इलीगल करार कर चुका है। ये वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई हैं अक्टूबर 7 के बाद से, और वायलेंस भी उससे भी ज्यादा। अगर आपको कोई भी कहे कि कहानी अक्टूबर 7 से शुरू करो, तो वो एकदम गलत है। ये कहानी अक्टूबर 7 से बहुत पहले शुरू हो गई थी। अब हम गाजा की बात करते हैं। गाजा की लेंथ है 41 किलोमीटर्स, यानी कि आप एक फुल मैराथन करेंगे तो पूरी गाजा की लेंथ क्रॉस कर लेंगे, और उसकी विड्थ है 6 से 12 किलोमीटर वाइड। तो इसका टोटल एरिया हो गया 365 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे 20 लाख लोग रहते हैं। 20 लाख लोग रहते हैं ऑलमोस्ट एक छोटे से शहर में जो मुंबई का भी आधा है। गाजा में वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। गाजा में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब 1948 वॉर के रेफ्यूजीज हैं और उनके आगे के डिसेंडेंट्स हैं। पर गाजा इज नथिंग मोर देन अ कंसंट्रेशन कैंप। यही बात डेविड कैमरून भी डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज एन ओपन एयर प्रिजन। गाजा के अंदर क्या आएगा क्या बाहर जाएगा, ये इजरायलीज ही कंट्रोल करते थे और कंट्रोल करते हैं। कितना खाना अंदर आएगा ये भी इजरायलीज ही कंट्रोल करते हैं। तो उतना ही खाना अलाउ करते हैं कि भाई कोई भूख की वजह से मरे ना। ये ऐसी स्थिति थी गाजा की। वहां पे चॉकलेट्स नहीं अलाउड, बच्चों के खिलौने नहीं अलाउड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं अलाउड। वहां से कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तक वहां पे अलाउड नहीं था। वहां से कोई भी बिना इजरायलीज के परमिशन के बिना ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? एक ओपन एयर प्रिजन ही तो हो गया
ये यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 2006 से 2023 के बीच में 5,365 पैलेस्टीनियंस मारे गए, 63,000 इंजर्ड हुए और 170 इजरायलीज मारे गए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल जो गाजा की स्थिति बताता है। ये बताता है कि 16 साल से वहां पे ब्लॉकेड है। 2022 वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 46.6 और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है 62.5 और यहाँ का जो पावर प्लांट है वो सिर्फ रीजन की 50% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को ही पूरा करता है और यहाँ पे जो भी पानी है वो भी अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके लिए सीरियस हेल्थ रिस्क होती हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए। और तो और लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमास ने ऐसे अटैक किया, इनके नेल्सन मंडेला कहाँ हैं, इनके महात्मा गांधी कहाँ हैं? तो उसका जवाब भी यहाँ है। अगर यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी की जाए तो उसको इजरायली आर्मी आपको गन डाउन कर देती है। वो आप अपने इस वीडियो में देख सकते हैं। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए आपके ये वीडियो देख के। एक आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ये वीडियो है ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न का, जो कि किया गया था हर हफ्ते मार्च 2018 से दिसंबर 2019 तक। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इस पर्टिकुलर मार्च में, जो कि पीसफुल मार्च थी, यहाँ पे 2000 पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिसमें से 46 उनमें से बच्चे थे और 8,800 लोग जो इंजर हुए वो भी बच्चे थे। यानी कि 5 में से हर एक को लाइव एम्यूनेशन से मारा गया। ये सब कुछ एक पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान। वैसे हम आपको और भी बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इजराइल ने अपनी हुकूमत जमाई हुई है पैलेस्टाइन में, चाहे वो गाजा हो चाहे वेस्ट बैंक हो। पर अनफॉर्चुनेटली उसके लिए टाइम नहीं है। हम बहुत सारे जितने भी वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं उस सबके सोर्स डिस्क्रिप्शन में देंगे एंड हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप खुद जाके उन्हें देखें, बिकॉज जैसे कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग। अब आते हैं इजराइल पे। अब आप बात करते हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू इजराइल में ही पैदा हुए थे, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर गए थे और इन्होंने आईडीएफ ज्वाइन की जब वो 18 साल के थे। नेतन्याहू पे तमाम करप्शन के चार्जेस अभी लगे हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेतन्याहू के बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि ये एक वॉर मॉन्गर है, मतलब कि इनको हमेशा वॉर ही चाहिए होता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट हो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के। जैसे आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखिए जहां वो चाह रहे हैं कि ईरान में रेजिम चेंज किया जाए, जैसे कि एक कोई मामूली बात हो, कोई लंच पे का प्लान बनाना या डिनर का प्लान बनाना, ऐसा। Obviously we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. ये पर्टिकुलर वीडियो भी देखिए कैसे बात कर रहे हैं कि हमको सद्दाम हुसैन को उड़ा देना चाहिए एंड कैसे अफगानिस्तान को बर्बाद करके रीजन में एक बहुत ही पॉजिटिव रिवर्बरेशंस आई हैं। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. The way we did in Afghanistan. The way, for example, I want to answer your question. I guess I'm running out of time, so I quickly was trying to get there. We've done, I think, what you proposed in Afghanistan, yet I haven't seen that sort of neighborhood effect. Well, I think there's been an enormous effect. पर हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वॉर जोन में 2001 से लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हुई और 70,000 जो लोग मारे गए वो सिविलियंस थे। और इराक में क्या हुआ? इराक में लगभग 3.25 लाख लोग की मौत हुई डायरेक्ट वॉर के वायलेंस से, और उसके इफेक्ट्स आज भी फील होते हैं पूरे देश में। किस टाइप के आदमी हैं ये तो आप इनके कुछ बयानों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। पर एक चीज तो तय है कि ये एक बहुत ही बड़े झूठे इंसान हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, कार्टून्स बना के ये प्रूव करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस में कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। कोई ठोस सबूत नहीं है इनके पास, केवल कार्टून्स दिखा रहे हैं। अभी इनके झूठ तो और पकड़ने हैं, आइए और सुनते हैं। नेतन्याहू का ये भी कहना है कि जो आइडिया था 6 मिलियन जूस को मर्डर करने का, ये एक पैलेस्टीनियन का ही था। ये उनकी पूरी कोशिश है हिस्ट्री को रीराइट करने की। Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. The Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, who was later sought for war crimes in the Nuremberg trials because he had a central role in fomenting the final solution. He flew to Berlin. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. मेरे ओपिनियन में ये एक प्रोडक्ट है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, और एक कुछ भी करेंगे पावर में रहने के लिए। अभी एक और झूठ देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि 1948 में इजराइल बना एंड उन्होंने सबको इनवाइट किया वहां रहने के लिए। इससे सफेद झूठ नहीं हो सकता। The Arabs said there can't be a Jewish state. You have no right to be here. We decided to establish a state in 1948 and we said everybody can live here. जबकि इजराइल बना ही गया था 1948 में एथनिक पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करके। इसका आप सबूत पहले ही देख चुके हैं।
अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई बाहर से मंत्री जी आए दूसरे देश के, आप ही के पार्लियामेंट में यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में आप ही को प्रोटेस्ट करने के लिए आप ही को यूजफुल इडियट्स का खिताब दे दें। क्या आप ये चीज सहन कर सकते हैं? मगर ऐसा ही हुआ यूएस कांग्रेस में। नेतन्याहू वहां गए, वहां पर 50,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने उनको ईरान यूजफुल इडियट्स कहा। When the tyrants of Tehran, who hang gays from cranes and murder women for not covering their hair, are praising, promoting and funding you, you have officially become Iran's useful idiots. प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट होता है और किसी और देश के मंत्री हमारे देश में आके हमें नहीं बता सकते कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं। ऐसी ही चीज यूनाइटेड स्टेट्स में हुई और उसी के देश के मंत्रियों ने उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन दी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये लोग कितने करप्ट होंगे? ये एक और झूठ, और ये तो शायद सबसे बड़ा झूठ होगा। नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल इज द मोस्ट मॉरल आर्मी इन द वर्ल्ड। But I can tell you categorically, there is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. कुछ नमूने तो आप पहले ही देख चुके हैं ज़ायनिस्ट सोल्जर्स के, पर असलियत इससे दूर है। क्रिस सेडोटी एक एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और एक लॉयर भी हैं। ये सुनिए उन्होंने क्या बोला इजराइल के बारे में। उन्होंने कहा, इजरायली आर्मी इज द मोस्ट क्रिमिनल आर्मी इन द वर्ल्ड। You mentioned the Israeli army is the most moral army in the world. I mean, this is something that is said repeatedly by the current Prime Minister of Israel, Netanyahu. On one recent occasion, he walked it back a bit and he said one of the most moral armies in the world. Now, I don't have the expertise and I don't have the authority to make assessments of morality. Netanyahu may, but I don't. So, I don't know whether it's one of the most moral armies in the world or not. But what I do have expertise in and what I do have authority to do is make assessments of criminal conduct. And we've done that in relation to the recent events, and you can see that in the report. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. But I'll leave morality to Netanyahu to determine. और सुनिए, ये एक्स आईडीएफ सोल्जर्स ही हैं जो अब बाहर निकल के सच्चाई बता रहे हैं कि आईडीएफ में रहकर उन्होंने क्या-क्या कारनामे किए हैं। मैं जानता हूं कि इस चीज को बिलीव करना बहुत ही मुश्किल होगा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21वीं सदी में सोल्जर्स आ जाएं आपके घर, आपके पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दें, आपके घर में आपको खुद ही को टॉयलेट जाना पड़े तो बिना सोल्जर की परमिशन के बिना नहीं जा सकते। ये कॉमन प्लेस है इजराइल में, जो ये यहाँ के सोल्जर्स जो अब सोल्जर्स नहीं है, आईडीएफ का पार्ट नहीं है, जो आके आपको सच्चाई बता रहे हैं। More than everything else, you're inside Palestinian homes. Almost every night we did an operation that is called the straw window. Straw window is when you take a private Palestinian house and turn it into a military post. It means that you have to storm the house in the middle of the night, drag all of the family members from their beds and put them in one room so they won't bother us. And then we put our sniping rifles, and me as the spotter of the team, I would put my thermal camera in one of the rooms. Then we start scanning the city. And during that time, if one of the family members wants to eat, to drink, to take medicine, to go to the bathroom, they need authorization from us because it's our house. It's not their house anymore. And straw window could be 2 hours or 4 hours or 6 hours or 2 days. We have checkpoints and the Palestinians giving permits and now fighting in Gaza and arrest. It's an ongoing occupation of 57 years. हम इस पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जाके सुनिए कि ये एक्स आईडीएफ सोल्जर्स क्या बयान कर रहे हैं। ये जो सोल्जर्स हैं मॉरल आर्मी के, ये खुद ही कन्फेस कर रहे हैं। आइए एक इंटरव्यू देखिए एक एक्स आईडीएफ सोल्जर का। इनका नाम है ईरान इफराती, जो असली सिचुएशन वहां पे ग्राउंड पे है वो बताते हैं। And I think in a very rapid pace, I realized that my job is actually to maintain an apartheid system. Very early on, I understood that the rights that the Jewish settlers have are not the rights that the Palestinians have. I understood that I cannot touch a Jewish settler if he is attacking a Palestinian. The best I can do is call a local police department to come handle it, like I would do at home in Jerusalem. So these Jewish settlers that live in Hebron are living under the same rights that I live in Jerusalem, but the Palestinian next to them, next house over, next building over, sometimes next apartment over, lives under my rule, my military rule. And I can do whatever I want with him. I can take his home as a temporary base for a few hours to a few days to a few weeks. I can decide that I'm arresting
the people of the house and tying them up to the fence of my base. If we will get an order to demolish their home or just lock their front door and don't let them out into the street their house is on, a street that only Jewish settlers can walk on and Palestinian cannot. So they have to walk through windows to yards into the other side, into the Kasbah of Hebron. ये तो हमने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं, पर ऐसे कई सारे हैं। मेरा इसमें एक सवाल है कि जब सारे आईडीएफ सोल्जर्स एक अपार्टाइड सिस्टम को मेंटेन करते हैं एंड सभी इजरायली सिटीजन्स के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो क्या वहां के सभी सिटीजन्स को नहीं पता कि वहां के असली हालात क्या हैं? इस बात पे तो पूरा एक वीडियो बन सकता है, पर वो हम बात के लिए छोड़ देते हैं। नेतन्याहू का एक और झूठ सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 7 को हमास के फाइटर्स ने बेबीज के सर बिहेड करे। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तमाम मीडिया में यह साबित हो चुका है कि ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई थी और ये सिर्फ एक अफवाह थी जो आईडीएफ ने खुद ही फैलाई थी। और अगर नेतन्याहू बिलीव करते हैं कि ये वॉर एक अच्छे कॉज के लिए है, तो उनके बेटे क्यों अय्याशी कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? वो क्यों नहीं ज्वाइन करते वॉर? अब बात करते हैं अक्टूबर 7 के अटैक्स की। इतनी सोफिस्टिकेटेड आर्मी मोसाड, जो कि दुनिया में बेस्ट मानी जाती है, इन्होंने ईरान में जाके हमास लीडर्स को खत्म किया। इन्होंने पेजर अटैक्स किए जो दुनिया में कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ये बड़ा मुश्किल है ना सोचना कि इनको खुद ही नहीं पता था कि इनके पड़ोस में क्या हो रहा है। उनके पड़ोस में जहां सब कंट्रोल करते हैं, क्या अंदर जाएगा, क्या बाहर आएगा, सब चीजें कंट्रोल करते हैं। क्या इन्हें पता नहीं था कि हमास कुछ ऐसा अटैक प्लान कर रहा था? और आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अटैक किया। रेगुलर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज किए, मोटरसाइकिल्स यूज किए, होममेड हैंड ग्लाइडर्स यूज की, और एक इतना अच्छा वेल इक्विप्ड आईडीएफ, इसको कोई भी आइडिया नहीं था और वो इतने सारे हॉस्टेजेस भी उठा के ले गए इजराइल से। थोड़ा अनबिलीवेबल सा है, नहीं मतलब लॉजिक बैठता ही नहीं है इसमें। तो इसमें एक बड़ा सवाल है, क्या इजरायलीज को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है? आइए देखते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखिए, ये क्लियरली ये बात बताता है कि इजरायलीज को ऑलरेडी पता था कि ये अटैक होने वाला है। इस बात को साबित करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स हैं, इंटरव्यूज हैं, बट उन्होंने इस चीज से डिसमिस कर दिया कि बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल है, इनकी हिम्मत ही नहीं होगी ऐसा कुछ करने की। इस आर्टिकल को देखिए, इसमें हमास रिप्रेजेंटेटिव खुद ही बता रहे हैं कि वो खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने हॉस्टेजेस नहीं आ पाएंगे, पर आर्मी पूरी कोलैप्स हो गई, ऐसा उन्होंने खुद बताया। हर कोई इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर बता रहा है। सारे हेडलाइन देखिए एक एक करके। जब अटैक के बाद नेतन्याहू का ये एक डिलीटेड ट्वीट भी देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही मजेदार बात है। और ये जो हम आपको जितने भी न्यूज आर्टिकल्स बता रहे हैं, ये या तो यूएस के हैं या खुद इजराइल के हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया गया है कि अटैक के बाद लेट सैटरडे नाइट को बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ट्वीट किया कि उनको कभी भी कोई वार्निंग नहीं दी गई थी कि ऐसा अटैक हो सकता है, पर उन्होंने 9 घंटे बाद जाके ये ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया होगा उन्होंने ये ट्वीट, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इजिप्ट ने भी वार्न किया था इजराइल को। इतना ही नहीं, इजराइल के सिविलियंस, उनके सोल्जर्स को भी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑलमोस्ट 2 साल पहले उनके पास डिटेल्ड प्लान्स थे इस चीज के। यहाँ पे ये भी बताया गया इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कि जो इन्वेजन है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्रेवेस्ट थ्रेट दैट आईडीएफ फोर्सेस आर फेसिंग इन द डिफेंस ऑफ इजराइल। फिर भी अनदेखा अनसुना कर गया ये पूरा थ्रेट। कुछ तो लोग रख लेते हैं वहां पे डिफेंड करने के लिए। सुनिए, अभी आगे जो और चीजें आएंगी, आप और भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे उनको सुन के। और जब हम इजराइल की बात करते हैं तो हम ऐसे देश की बात करते हैं जो कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट रहता है, तो कोई छोटी सी भी चीज को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, एंड वो प्रोबेबली लेते हैं। इन दिस केस इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया? इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप ये पार्ट बिल्कुल नहीं मिस कीजिएगा। जो नाइट थी अक्टूबर 6 एंड अक्टूबर 7 के पहले, एक ईमेल भेजा गया था आईडीएफ बेस को, ये बताते हुए कि सर्टेन साइंस आ रहे हैं गाजा से कि एक इमिनेंट अटैक होने वाला है। पर एक्चुअली इजराइल ने क्या किया इसके लिए? इंस्टेड कि वहां पे और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उन्होंने वहां फोर्सेस कम कर दी। ये एक और आर्टिकल देखिए, जो वहां पे कम्युनिटी है गाजा के बाजू में, उन लोगों को तक कुछ आइडिया था कि कुछ भयानक होने वाला है। उन्होंने आईडीएफ को बताया भी, पर उनकी सारी कंप्लेंट्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि सस्पिशियस डिगिंग चल रही है, पर उनके जो भी सुपीरियर्स थे उन्होंने उसको कहा, अरे ये तो कोई फार्म का काम चल रहा है। यानी हर तरीके से उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है, पर वहां फोर्सेस बढ़ाने के बजाय उन्होंने और घटा दी। ये एक और आर्टिकल देखिए, यहाँ पे तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम भी लिखा है कि वो बता रही हैं कि वो हफ्तों
से देख रही थी कि हमास कुछ ट्रेनिंग कर रहा है। उन्होंने ऑफिसर्स को बताया पर ऑफिसर्स ने उनको फिर से नजरअंदाज कर दिया। अब जो नेक्स्ट आने वाला है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक ग्रुप है, मिलिट्री बेस है वहां पे फीमेल सोल्जर्स का, जिनका काम ही यही है कि वो कॉन्स्टेंटली बॉर्डर्स को मॉनिटर करे। आइए ये वीडियो देखते हैं। एक जो फीमेल सोल्जर थी उसने अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट तक किया कि द फेंस इज डिस्ट्रॉयड। इतनी सारी वार्निंग्स होने के बावजूद इजराइल ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट सारी वार्निंग्स उन्होंने इग्नोर करी। और तो और हमास के ट्रेनिंग वीडियोस सोशल मीडिया पे अवेलेबल थे सबको देखने के लिए। मतलब आप और क्या प्रूफ चाहते हैं कि उनको पता था कि अटैक्स होने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आएगी वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। आप हमेशा सोचेंगे कि और शॉक क्या आ सकता है, इससे ज्यादा शॉकिंग है नेक्स्ट वाली चीज। आप इमेजिन कर सकते हैं कंसंट्रेशन कैंप के बाजू में एक म्यूजिक फेस्टिवल, नहीं थी वहां पे परमिशन ये म्यूजिक फेस्टिवल करने की, एंड मोमेंट कराई गई, स्पेशल परमिशन दी गई टॉप से ये पर्टिकुलर म्यूजिक फेस्टिवल कराने के लिए। ऐसा लगता है कि वो चाहते ही थे कि मैसेकर जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने सस्पिशन थे कि कोई अटैक हो सकता है तो आपने म्यूजिक फेस्टिवल की परमिशन क्यों दी? एक जो की आईडीएफ ऑफिसर हैं उन्होंने कंसर्न भी रेज की इस नोवा फेस्टिवल के बारे में, बट वाज टोल्ड टू ओके इट। ये अल जजीरा का आर्टिकल देखिए, इसमें इजरायली रिपोर्ट्स ही कहती हैं कि हमास का कोई प्लान नहीं था इस म्यूजिक फेस्टिवल को अटैक करने का। और जब इतनी वार्निंग्स थी कि एक अटैक हो सकता है, आर्मी ने म्यूजिक फेस्टिवल को इवैक्यूएट ही नहीं करा। आइए देखते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है। जब चांसेस थी कि ऐसा अटैक हो सकता है तो किसी ने भी आईडीएफ में नोवा फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि कुछ ऐसा हो सकता है। अगर फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स ने खुद ही कहा कि अगर हमें पता होता तो हम ऑर्गेनाइज ही नहीं करते म्यूजिक फेस्टिवल। इस आर्टिकल को देखिए, रात के 3 बजे एक आईडीएफ स्पॉटर देखता है कि कुछ सस्पिशियस फिगर बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। इस टाइम पर भी म्यूजिक फेस्टिवल वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जो परमिट था जो कि कर्नल कोहेन ने साइन किया था उसमें यह लिखा था कि जो नॉर्दर्न ब्रिगेड है वो रिस्पॉन्सिबल है रीजनल सिक्योरिटी की इवेंट के दौरान। पर 6:30 बजे जो फेस्टिवल अटेंडेंट्स हैं उनको पता चलता है कि आर्मी तो कहीं है ही नहीं, एंड जो वहां पे फोर्सेस तैनात होने वाली थी उनको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे फेस्टिवल होने वाला है। इतना बड़ा लैप्स। और 7 बजे फर्स्ट टाइम पार्टी ऑर्गेनाइजर्स ट्राई करते हैं एक मिलिट्री एजेंसी को कॉन्टैक्ट करने की और उन्हें बताते हैं कि टेररिस्ट फायर कर रहे हैं पार्टी गोअर्स पे। तो जो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है जानदानी वो रिप्लाई करते हैं कि भाई हम हेल्प नहीं कर सकते, ट्रूप्स कोलैप्स हो रहे हैं एंड उनको खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा। फाइनली आप गेस कर सकते हैं कितने बजे आईडीएफ वहां पहुंचती है? सुबह 3 बजे से चालू है ये सब। जब फर्स्ट टाइम वो स्पॉट करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी के कोई फेंस क्रॉस कर रहा है, दोपहर के 3 बजे वहां कोई पहुंचता है। ये एक्सट्रैक्ट देखिए अल जजीरा के डॉक्यूमेंट्री का। इस डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग 6:30 बजे अटैक चालू होता है और एयरफोर्स कब मोबिलाइज होती है? सुबह 9 बजे। हमने पॉडकास्ट किया था वाइस एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव जी के साथ एंड हमने उनके साथ ये चीजें शेयर की एंड उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि एयरफोर्स इतनी लेट रिएक्ट करे या आर्मी इतनी लेट रिएक्ट करे। अगर आप फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो इसके बाद होता है वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। शायद आपने हैनिबल डायरेक्टिव के बारे में सुना हो। हैनिबल डायरेक्टिव एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है इजरायली मिलिट्री की जो कोशिश करता है कि कोई भी सोल्जर कैप्चर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये हैनिबल डायरेक्टिव सिविलियंस पे भी अप्लाई कर दिया। इजरायली आर्मी के पास अपेरेंटली बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी डिसीजंस लेने के लिए एंड उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर इशू कर दिया कि एक सिंगल व्हीकल भी गाजा वापस नहीं जाना चाहिए। एज अ रिजल्ट उन्होंने अंधाधुन शूटिंग कर दी। ऐसा माना जाता है कि जो 1200 लोग इजरायली मरे थे उनमें से ज्यादातर लोग इजराइल की फ्रेंडली फायर से ही मर गए थे। ये गार्डियन के ही आर्टिकल को देख लीजिए, ये बताते हैं कि आईडीएफ ने ये प्रोटोकॉल पर्टिकुलर यूज किया। अब ये सब इंफॉर्मेशन जानने के बाद, जो कि बाय द वे वेस्टर्न मीडिया से या इजरायली मीडिया के ही हमने इंफॉर्मेशन आपको दिखाई है, आपको क्या लगता है कि इजराइल को पता था कि नहीं पता था? अगर जरा भी वार्निंग थी तो उन्होंने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया उसको प्रिवेंट करने के लिए? क्यों म्यूजिक फेस्टिवल अलाउ किया गया? क्यों उनके वहां पे खुद के जो बेसिस थे उनको नहीं अलर्ट किया गया? क्यों वहां पे जो खुद इजरायली सिटीजन्स रहते थे क्यों उनको नहीं बताया गया कि ये पर्टिकुलर अटैक हो सकता है? और ये सब होता है बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड के साथ, बेस्ट स्पाई एजेंसी इन द वर्ल्ड के साथ। ये अगर आप लॉजिक सोचेंगे तो ये चीज कनेक्ट नहीं होती। अब आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि भाई इजराइल क्यों चाहेगा कि ऐसा कुछ हो, उनकी सरकार क्यों चाहेगी कि ऐसा कुछ हो? ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल ये बताता है कि विकीलीक्स के एक केबल से ये रिवील होता है
Israel would be happy if Hamas took over Gaza because the IDF could then deal with Gaza as a hostile state. इसका मतलब ये कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो ये मान लेंगे कि ये हमास ने ही कराया और गाजा में रहने वाले सब हमास हैं और वो सब करेंगे जो आज के डेट में कर रहे हैं। दूसरे आर्टिकल को ही देख लीजिए, ये बताते हैं कि भाई लकीली फॉर अस October 7 अटैक्स हैपेंड। लकी कह रहे हैं इस चीज को कि ऐसा कुछ हो गया क्योंकि अब उनको फ्री लाइसेंस मिल गया वहां पे जाके बम्बार्डमेंट करने का, अब उनको फ्री लाइसेंस मिल गया वहां पे जेनोसाइड करने का। नेतन्याहू के ये इंटरव्यू को देखिए, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। We couldn't get the domestic consensus to make such a definitive solution to the problem of Hamas. That is, no one would agree across the Israeli public to go in and basically destroy Hamas, go throughout Gaza and destroy Hamas. We didn't have the international consensus either. Nobody would understand why are we doing it. Both conditions were created because of the Hamas savage attack on Israel on October 7th. आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुश हो कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ क्योंकि अब उनको रीजन मिल गया पाकिस्तान को या किसी और देश को जाके तबाह करने का। वो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। आपको ये भी बताना जरूरी है कि इजराइल ऐसी चीजें पास्ट में भी कर चुका है, सेल्फ सैबोटाज, ताकि एक पर्टिकुलर वजह मिल जाए अटैक करने का। ये पर्टिकुलर इंटरव्यू देखिए जहां MI5 की एजेंट ये बताती है कि इजराइल ने अब खुद ही की एम्बेसी को बॉम्ब कर दिया था। So 1994 a car bomb explodes outside the Israeli embassy in London. In London, yeah. Anyone hurt or killed? I don't remember. Very minor injuries, that was all. Nobody was killed. And it was a very sophisticated device. It appeared to eat itself, eat all the forensics. Now, this is very, very rare. Even the IRA, which is a very sophisticated terrorist organization, could not make bombs that effective. So it looked like a sort of fairly technical person had put that together. But what emerged from that, the senior MI5 officer who was in charge of the investigation into it and had seen all the evidence but also all the intelligence, which isn't necessarily admissible in court, wrote his formal assessment at the end of the case, and he said he reckoned that Mossad, the Israeli External Intelligence Agency, had bombed their own embassy. ये जो ज़ायनिस्ट हैं इन्होंने पहले भी अपने लोगों को टारगेट किया है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखिए, जब इजराइल बना था 1948 में तब वो चाहते थे कि और ज्यूज वहां पे आके रहें, पर बाकी ज्यूज अपने देशों में खुश थे तो उन्होंने जानबूझकर जाके इराक में फॉर एग्जांपल ज्यूज को टारगेट किया ताकि लोग वहां पे अनसेफ फील करें और ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाएं कि भाई आपके लिए सबसे सेफ जगह इजराइल ही है। ये आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये चीज एक फॉर्मल CIA ऑफिसर भी कंफर्म करते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं ज़ायनिस्ट के द्वारा, इजरायलीज के द्वारा ऐसे क्राइम किए गए अपने खुद ही के लोगों के खिलाफ अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये चीज आपको October 7 में भी दिखेगी। कितने हॉस्टेजेस तो बॉम्बार्डमेंट के थ्रू ही मारे गए हैं और ऐसे 3 हॉस्टेजेस हैं जिनको खुद शूट कर चुके हैं क्योंकि वहां पे शूट एट साइट की पॉलिसी है। और जो जितने भी हॉस्टेजेस वापस आए हैं वो IDF के रेस्क्यू मिशंस के थ्रू नहीं आए हैं, वो एक डील जो की गई थी हमास के साथ उनके थ्रू वापस आए हैं। तो इसमें IDF का खुद रोल हॉस्टेजेस को वापस लाने का बहुत ही लिमिटेड है। ये आर्टिकल को देखिए, ये सबूत है इस चीज का कि हमास को बढ़ावा ही इजराइल ने दिया था। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये बताते हैं कि कतारीज के थ्रू वहां पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजे गए और नेतन्याहू ने ना कि सिर्फ टॉलरेट करी ये पेमेंट्स, वो इनकरेज करते थे कि ऐसे पेमेंट्स हों। ये आर्टिकल को देख लीजिए जहां पे एक इजरायली मिनिस्टर बता रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बर्डन है पर हमास एसेट है। अब आप पूछेंगे कि भाई इजराइल क्यों चाहेगा कि कुछ ऐसा हो, उनका मोटिव क्या है? मोटिव सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। गाजा में हमास, PLO है वेस्ट बैंक में, दोनों को आपस में लड़ाते रहो। और दूसरा मोटिव ये है कि अगर हमास कुछ ऐसा कर बैठती है तो उनको फ्री लाइसेंस मिल जाएगा वहां पे तबाही मचाने का, जेनोसाइड करने का। इस आर्टिकल को भी देखिए जो इजरायली प्रेसिडेंट ने क्या कहा। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि गाजा में कोई सिविलियन पॉपुलेशन ही नहीं है, वो सभी टेररिस्ट हैं, वो सभी हमास हैं, वो ये कहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये काफी क्लियर होगा कि ये एग्जैक्टली चाहते क्या थे, और जो ये चाहते थे इनको वही मिला और इन्होंने वही किया जो ये चाहते थे, यानी कि जेनोसाइड। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टांस है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आप ये लिस्ट देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तो आप ये पाएंगे कि हमास का नाम इसमें मौजूद नहीं है। अब October 7 के बारे में क्या हुआ वो देखते हैं। पहले ही 3 वीक्स में इजराइल ने 25,000 टन्स के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गाजा पट्टी के छोटे से एरिया में, जो कि इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के। 4 जून तक
तक इजराइल ने 70,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितनी भी बॉम्बिंग्स की गई थी ड्रेसडन, हैम्बर्ग, लंदन में, इन सबको कंबाइन करके भी इतना नहीं बनता। और ये जो 70,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स है ये इक्विवेलेंट टू 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। आप इमेजिन कर सकते हैं बॉम्बे से आधी जगह में अगर 5 न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तो क्या हालत होगी। और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं औरतों और बच्चों की, उनको डिलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। हॉस्पिटल, स्कूल्स तक को टारगेट किया जा रहा है, बॉम्बार्ड किया जा रहा है। असलियत तो ये है कि ये वॉर है ही नहीं, ये एक जेनोसाइड है। एक इतनी वेल इक्विप्ड आर्मी जिसको अपना पूरा एम्यूनेशन, बॉम्ब्स मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और एक छोटी सी जगह जहां पे लिमिटेड खाना अंदर जाता है, क्या ये कोई मैच है? असलियत तो ये है कि ये वॉर ही नहीं है, ये एक जेनोसाइड है। ये पर्पसली लोगों को मारना चाहते हैं, एथनिकली क्लेंस करना चाहते हैं। लैंसेट के इस आर्टिकल्स को देखिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। पर दुख की बात ये है कि ये सब आंकड़ों में ही सीमित रह गए हैं, पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। एक उदाहरण लीजिए हिंद का, जो कि 6 साल की बच्ची थी। वो अकेली थी अपनी गाड़ी में और उसके साथ थे उसके सारे डेड रिलेटिव्स। 3 घंटों तक वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करती रही, उनसे भीख मांगती रही कि वो उसको आके ले जाए यहाँ से। वो रो रही थी और वो सराउंडेड थी इजरायली टैंक्स के द्वारा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब लोग, आप जिनके बच्चे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा 5-6 साल का ऐसी स्थिति में हो, एक गाड़ी में हो जहां पे उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं आसपास सब मरे हों और उसके बाजू में टैंक हो जो उसको मारना चाहता है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 6 साल की बच्ची ऐसी स्थिति में? हम इस दुनिया में रह रहे हैं। ميتين؟ وهم هلا معك بالسيارة؟ ايش يا عمري؟ يا حبيبتي يا عمري والله معك، هيني انا مش تاركك، بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. ايه؟ ايش؟ हिंद की मौत हो गई और जो 2 मेंबर थे पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी के जो उसको गए थे बचाने, उनकी भी मौत हो गई। अल जजीरा ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इजरायली आर्मी वही थी जहां पे हिंद की फैमिली थी उस दिन। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जो गाड़ी थी उसको इजरायली मिलिट्री ने एक पेट्रोल स्टेशन के आसपास रोका था। उस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जहां पे हिंद थी वहां पे उसके आसपास एटलीस्ट 3 इजरायली टैंक थे। और उस एम्बुलेंस का क्या हुआ? वो एम्बुलेंस जो हिंद को बचाने गई थी उसने अपने कलीग से बात की, उसने कहा कि मैं बस ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं। फिर उसके बाद उसके कलीग्स को फोन पर ही सुनाई दी गन फायर। वो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक एम्बुलेंस जो जा रही है एक 6 साल की बच्ची को बचाने, उसके ऊपर एक आर्मी फायर कर सकती है। पर ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये ऐसा हुआ। गन फायर के बाद उन्होंने पाया कि कंप्लीट साइलेंस थी। 12 दिन बाद फरवरी 10 को जब वहां पे साइट पे जाके एनालाइज की सिचुएशन, उन्होंने ये पाया कि एम्बुलेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उसको एक टैंक ने कुचल दिया। या फिर इस इंसिडेंट को देख लीजिए। इमेजिन करिए एक पिता जो अपने न्यू बॉर्न ट्विंस का, जो केवल 4 दिन के हैं, वो अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसके बच्चे, उसकी बीवी को इजरायली आर्मी ने बॉम्ब कर दिया है और अब वो मर गए हैं। ये तो हमने केवल आपको 2 उदाहरण दिए हैं, पर वहां पे ये चीज रोज के रोज हो रही है, रिपीटेडली हो रही है वर्ल्ड्स मोस्ट मॉरल आर्मी के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ये बता चुका है, अपना ओपिनियन दे चुका है कि जो इजरायली ऑक्यूपेशन है और एनेक्सेशन है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का, वो इलीगल है। यूएन अथॉरिटीज का ये कहना है कि इजरायली अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं वॉर क्राइम्स के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। जानबूझकर ये लोगों को मार रहे हैं, जानबूझकर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं सिविलियंस के अगेंस्ट, जानबूझकर मर्डर कर रहे हैं, जानबूझकर भूखमंगी से लोगों को मारा जा रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और जानबूझकर क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यूएन अथॉरिटीज ये भी बता रहे हैं कि इजरायली अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल गेन्स के लिए पूरे गाजा स्ट्रिप में पानी, खाना
इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल या जो भी इसेंशियल सप्लाईज हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होती हैं, वो सब जानबूझ उन्होंने खत्म कर दी हैं, क्योंकि वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाह रहे हैं लोगों को। एक और वॉर क्राइम जो बताया जा रहा है वो ये है कि उनके इस सब हरकतों की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन इंपैक्ट हो रही हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इंपैक्ट हो रहे हैं, और खास तौर पे बच्चों को सीरियस हार्म किया जा रहा है और बच्चों को भूखमंगी से मारा जा रहा है। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। उनका ये भी कहना है कि डेलिबरेट यूज किया जा रहा है हैवी वेपन्स का डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, और ये एक इंटेंशनल अटैक है सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर। जेनोसाइड हो रहा है, ये बात अब सब कह रहे हैं। पर शॉकिंग बात ये है कि ये सिर्फ नेतन्याहू तक सीमित नहीं है। इजरायली गवर्नमेंट की सोच, उनकी आर्मी की सोच कैसी है, इसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इनकी हरकतें इतनी गंदी हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो देखिए, ये इजरायली मीडिया ने ये फुटेज एयर की है, जहां पे ये क्लियरली दिख रहा है कि कैसे इजरायली सोल्जर्स सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को। सबसे गंदी बात तो ये है कि वो इस सब चीज में प्राइड लेते हैं। ये देखिए, एक इजरायली मिनिस्टर कह रही हैं कि वी आर प्राउड ऑफ द रूइंस ऑफ गाजा। इनका नाम है मे गोलान, जो कि इजराइल मिनिस्टर हैं एडवांसमेंट ऑफ विमेन के लिए। ये देखिए कैसे शो ऑफ कर रहे हैं टिकटॉक और बाकी सोशल मीडिया पे इजरायली सोल्जर्स अपने सारे वॉर क्राइम्स खुद ही फिल्म कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि अपेरेंटली ये सब बहुत पॉपुलर है इजराइल में सोशल मीडिया पे। ये सब इस टाइप की चीजें देखना, लोग इस चीज को लाइक करते हैं, लोग ऐसी फोटोज लेकर अपने डेटिंग एप्स पे भी डालते हैं। ये देखिए कैसे एक इजरायली लॉ मेकर हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं एलिजेड रेप हमास प्रिजनर्स का। वो ये बताते हैं कि अगर कोई नुखबा है यानी हमास मिलिटेंट है, उसके साथ कुछ भी करो, सब कुछ जायज है, सब कुछ। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देख लिए, ये तो टाइम्स ऑफ इजराइल का ही है, जहां पे एक इजरायली मिनिस्टर कह रहे हैं कि इट मे बी जस्टिफाइड टू स्टार्व 2 मिलियन गाजन्स बट द वर्ल्ड वोंट लेट अस। ये गाजा की आप तस्वीर देखेंगे जो एक टाइम पर ऐसी दिखती थी, पर आज के डेट में कैसी दिखती है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का, जो कि अब ऐसा दिखता है। इससे भी खौफनाक बात तो ये है कि 94% ऑफ इजरायलीज ज्यूज जो हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आईडीएफ इज यूजिंग अप्रोप्रिएट फायर पावर, यानी जो वो गाजा में कर रहे हैं वो सब ठीक है। शायद यही वजह है कि 5.5 लाख लोग इजराइल छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसी सोसाइटी में नहीं रहना चाहते, ऐसी सोसाइटी जहां मास मर्डर, मास रेप जस्टिफाइड है। कितना आयरॉनिक है ना, हिटलर जिसने ज्यूज को खुद ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर डाला, अब वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इतने मास मर्डर और लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद रखने के लिए। शायद इससे ये साबित होता है कि जो लोग खुद इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो खुद अपने एनिमी से ज्यादा खौफनाक बन गए हैं। इस चीज के बारे में हम अपने फर्दर एपिसोड में और बात करेंगे, पर बात सिर्फ गाजा, वेस्ट बैंक, पैलेस्टाइन तक सीमित नहीं है, अब तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। इजराइल एक ऐसा देश है जो एक ही साथ 5 देशों को बॉम्बार्ड कर रहा है, पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, ईरान, येमेन। और कुछ लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ले आए हैं, जहां पे कुछ भी हो सकता है। सब कुछ जानने के बाद अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि असली टेररिस्ट कौन है।